हाँ बच्चों, क्या डिस्कस करना है आज? होमवर्क करना है? क्या करना है? ओवन का? यस, एक्सरसाइज ओवन में। बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 से बताए। क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 में बता देता हूँ कैसे देखेंगे इसको। इसमें एक लाइन लिखी हुई है लास्ट में, अगर पढ़ी हो तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेकिंग राइटवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पॉजिटिव। तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी अगर राइटवर्ड पॉजिटिव। अरे हाँ या ना? अब देखो, इसमें अपने को सिर्फ ये बताना है Q1 Q2 में कौन पॉजिटिव है। बहुत ही आसान है देखना। और कौन बड़ा है? ये Q1 है, ये Q2 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाया गया ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाला जो पॉइंट है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो है ना? एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो छोटे चार्ज के पास होता है कि बड़े के पास? नल पॉइंट किसके पास होता है? छोटे के पास कि बड़े के पास? तो ये वाली डिस्टेंस कम है ना, यहाँ पे डायग्राम में दिख रही है साफ साफ। और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है। तो इन दोनों में से Q1 Q2 में किसका मैग्नीट्यूड कम होगा? ये R1 कम है, R2 ज्यादा है, तो किसका मैग्नीट्यूड कम होगा? किसका? Q1 का होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर होंगे। K Q1/R1 स्क्वायर K Q2/R2 स्क्वायर, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। तो इसका मतलब R1 अगर R2 से कम है तो Q1 भी Q2 से क्या होगा? कम। होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हैं ना इतना सा? Q1/Q2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर बाई, अगर R1 इज लेस देन R2 तो Q1 इज लेस देन Q2। अब बात है प्लस कौन होगा और माइनस कौन होगा। बहुत आसान है। देखो, ये जो पॉइंट है इसके लेफ्ट में ग्राफ है ऊपर की तरफ, यानी ई पॉजिटिव है। और इसके राइट में ग्राफ है नीचे, मतलब ई क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि Q1, ये जो पॉइंट है इसके इधर में ई ऊपर है, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब राइट वर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? राइट साइड। और इसके इधर में ग्राफ नीचे है, नेगेटिव है ग्राफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? लेफ्ट। लिखा है ना उसमें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ Q1 कैसा साइन का चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? Q1 कैसे होना चाहिए? क्योंकि देखो ये नल पॉइंट है, इसके इधर Q1 डोमिनेट करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों के फील्ड बराबर है। तो Q1 के इसके इसके लेफ्ट में इधर Q1 की तरफ जाएंगे तो कौन डोमिनेट करेगा? Q1। और जो नेट फील्ड होगा वो Q1 की डायरेक्शन में ही आएगा। और नेट फील्ड राइट साइड है, तो इसका मतलब Q1 का फील्ड भी किधर होगा? राइट साइड। और राइट साइड कब होगा Q1 का फील्ड? राइट साइड मतलब अवे है, खुद से दूर की तरफ। तो Q1 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव की नेगेटिव? Q1 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और Q2 के इधर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड देखने का मतलब होगी Q2 से तो अवे ही है, और Q2 से अवे है तो Q2 भी कैसा होगा? Q2 भी कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी दोनों ही पार्टिकल होंगे पॉजिटिव। समझ में आई बात? अच्छा, Q2 के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? क्वेश्चन तो हो गया खत्म। मैं थोड़ी और कुछ बातें बता। अगर Q2 के राइट में पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो किधर होगा? इधर। और Q1 के लेफ्ट में किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर इधर भी ग्राफ बनाना होता तो कैसा बनता? ऐसे। जस्ट पास में जीरो डिस्टेंस पर तो इन्फिनिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। K Q/R² में अगर R टेंस टू जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू क्या होगा? इन्फिनिटी। तो जस्ट पास में तो इन्फिनिटी, देखो इसके जस्ट लेफ्ट में भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। Q1 के जस्ट पास में देखो ऊपर इन्फिनिटी पे जा रहा है ना। और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ जाएगा? जीरो। इधर कैसा ग्राफ बनता अगर इधर भी बनाना होता तो? देखो इधर भी Q1 के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव ग्राफ, नेगेटिव ग्राफ मतलब नीचे। ऐसा बनता। बनता कि नहीं बनता? बोलो। हाँ। तो इसका आंसर मैच कर लो, क्या हो गया? ये हो गया। Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव, बिल्कुल यही हो गया। नेगेटिव? जब Q1 Q2 पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव कैसे हो सकता है? क्या?
इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 से लेकर के ये जो पॉइंट है P, इसके बीच में नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब Q2 से अवे, Q2 से अवे मतलब Q2 कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। किसी चार्ज पार्टिकल का फील्ड उससे अवे है, ऐसे रेडियली अवे, तो वो चार्ज कैसा होगा। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 20, 21, 22, 21 नहीं हुआ। P सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, बहुत ही आसान है। इसके दो पार्ट्स कर लो रिंग के, हाफ रिंग के भी, क्वार्टर क्वार्टर, 1/4 1/4, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करेंगे, इसके ये 1/4 वाले पार्ट पर कितना चार्ज है, कितना चार्ज दिया है यहाँ पर, लैम्डा दिया कि क्यू दिया इसमें, ऊपर वाले में कितना है प्लस क्यू, और नीचे वाले में। अब अपन एक काम करें, इसके दो पार्ट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये एक आर्क हो गया, कितने डिग्री का हो गया, प्लस वाले को देखो सिर्फ अभी, कितने डिग्री का आर्क हो गया ये, 90। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इसके एंगल बाई सेक्टर के लोग आएगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा अब नेगेटिव वाले को देखो, ये भी कितने डिग्री का आर्क है, 90, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगा, एंगल बाई सेक्टर, बट ये नेगेटिव है तो अवे आएगा कि खुद की तरफ आएगा, खुद की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये जो पॉजिटिव वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वो कितना आएगा, आर्क का फॉर्मूला होता है 2k λ/r साइन अल्फा बाई 2, तो अल्फा यहाँ पर कितना एंगल बना है 90, साइन 90/2 45, तो कितना हो गया ये √2k λ/r। अच्छा आपको कहोगे सर लैम्डा तो दिया नहीं है यहाँ पर, हमें तो क्यू दिया है, तो क्या करें, तो कोई कुछ मत करो, लैम्डा को क्या लिख सकते हैं अपन, Q/L लिख सकते हैं। तो अपन इसको लिख देंगे √2k, लैम्डा को Q/L, और L कितनी होगी लेंथ इसकी, पॉजिटिव वाले की लेंथ सिर्फ πr/2, 2πr का 1/4 है ना ये, πr/2, तो नीचे Q/πr/2, 2 पर आ गया, और नीचे में क्या है √2k λ/r, तो कितना हो गया ये 2√2k/Q/πr। अच्छा अब नेगेटिव वाले का देखो, नेगेटिव वाले का भी सेम ही आएगा क्या मैग्नीट्यूड, तो क्योंकि इसका चार्ज भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा क्या, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, बीच में आएगा ना, ये एंगल 45, तो ये भी, तो ये आएगा, इसको दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं लेट से कुछ बोल लेता हूँ E0, तो ये E0 cos 45, E0 cos 45, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, हाँ, तो ये आएगा 2E0 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, 2E0 cos 45, और ये हो गया √2E0, E0 की वैल्यू ये रही है, कितनी है, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो √2 कितना आ गया ये 4kQ/πr, इसको हो गया बस। ट्वेंटी वन के बाद आपको कैसे, ऐसा आंसर ही नहीं है, नहीं है ऐसा आंसर, के को लिख लो 1/4πε, बोल सकते हो ना, कुछ भी बोल सकते हैं। 21 के बाद 22, 23, 23, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर लूप, हम्म, क्या है ये, 24, 20, O2 में हो तो एक्सरसाइज O2, क्वेश्चन नंबर कहां से,
8 से 10। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 कौन बोला यस सर? क्वेश्चन नंबर 9 और 10। कल नहीं कराया क्वेश्चन नंबर 10? एक पाइप रखा था हमने और बोला था कि इसमें माइनस क्यू है, उसका टाइम पीरियड बताओ। क्वेश्चन नंबर एस में क्वेश्चन नंबर, हाँ क्या? हाँ। और देखो कई बच्चे खुद मेरे से आगे बोलते हैं कि सर जब से हमने बुक पढ़ना स्टार्ट किया है, कोई भी बुक हो, कोई भी बुक जो भी पसंद हो मार्केट में, है ना, बहुत बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट नहीं, बहुत, मतलब जहां क्वेश्चन हमसे नहीं होते थे कि हम सारे कर लेते हैं पूरे, और ऐसा लगता है कि और क्या करें, मतलब ये तो हो ही गए। हाँ, मतलब भूख और बढ़ गई है अभी। इसलिए मैं लास्ट बार ये बात और बोल रहा हूँ, है ना, जरूर कोई ना कोई बुक पढ़ें साथ में, कोई भी। क्वेश्चन थ्योरी बहुत सारी है, कोई से भी ले सकते हो आप जी। इसमें एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 8, located center of a ring of radius r with uniform. Find the magnitude of electric field extent vector at the point lying on the axis of ring at a distance x from its center. x greater than r। अच्छा ये वाला देखो, इसमें मैथ्स का वो लगेगा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन, x ग्रेटर देन r। फिजिक्स तो इसमें नाम मात्र की है। क्या, एक रिंग है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है पूरी रिंग पर, है ना, टोटल ऐसे, और इसके सेंटर पर प्लस क्यू है, तो यहाँ पर एक्सिस पर कोई पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पर, और क्वेश्चन में बोला एक्स ग्रेटर देन आर, बस इस चीज को यूज करना है इसमें। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बिल्कुल बता देंगे। देखो प्लस क्यू के कारण कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे आएगा, और रिंग माइनस है इसके कारण टूवर्ड्स आएगा, तो दोनों का माइनस होगा कि ऐड होगा नेट में, माइनस हो जाएगा, तो नेट कितना आएगा पार्टिकल का, तो आएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और रिंग के कारण कितना आएगा माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर हमने डायरेक्ट आर को नेग्लेक्ट कर दिया, अभी तक तो आप कहोगे सर हम ऐसे ही कर देते थे, अगर आर बहुत छोटा है एक्स से तो आर स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, अगर आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें यहीं पे, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो ये भी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये भी के क्यू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, 0। कहाँ क्यूब है, रिंग वाले में क्या है, के क्यू, अच्छा ऊपर एक्स भी है ना, हाँ, तो वो एक्स क्यूब और एक्स, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आ गया, और ये भी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो नेट क्या हो गया, 0। वो लिखा था वो दिख नहीं रहा था तुम्हें, देखो। अब इसमें क्या होगा कि नेट 0 हो जाएगा, मतलब 0 तो होने का मतलब ये हुआ कि आ, दोनों के इक्वल और अपोजिट हो गए। अब ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये थोड़ा तगड़ा अप्रोक्सीमेशन है कि हम सीधा नेग्लेक्ट ही कर दिए। कई बार क्या होता है अप्रोक्सीमेशन के भी लेवल होते हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे, ये हाई लेवल का अप्रोक्सीमेशन है। इससे क्या है कि 0 ही आ रहा है, कभी भी अगर कोई चीज 0 आ रही है ना, तो वहां पे सावधान हो जाए, वहां पे थोड़ा लो लेवल का अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। कैसे, देखो बहुत सारे होते हैं तरीके, जैसे एक होता है हमारा कोई भी ये जो होता है फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं, जैसे अपन, जैसे कोई बाइनोमियल, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं पहले पूरा उसका, और फिर उसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। अब अपन जो है, जैसे कि ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसको अपन कैसे लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स, लेकिन उसमें आगे की भी टर्म भी तो होती है ना, एक्स स्क्वायर की टर्म्स भी होती है, एक्स क्यूब की टर्म्स भी होती है ना, तो हम सारी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कर देते हैं कि नहीं, तो बहुत तगड़ा अप्रोक्सीमेशन हो गया, हमने सबको ही नेग्लेक्ट कर दिया, ये 1 प्लस एन एक्स, ये वाला। अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी रख लें यहाँ पर साथ में, तो वो होता है आपका एन इंटू एन माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी होता है। फिर आगे जाएंगे एन सी 3 एक्स क्यूब, ऐसे होता है कि नहीं होता है,
अगर हम एक्स स्क्वायर तक की टर्म रखें तो थोड़ा कम अप्रोक्सीमेशन हुआ है। अगर एक्स क्यूब, अब वो कैसे पता चलेगा, ठीक है, जैसे कहीं भी जीरो वीरो आ जाए समझ लो, वहां पे डायरेक्ट अपने को अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना है, तो यहाँ बाइनोमियल करके करना पड़ेगा। कैसे, देखो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से अपन एक काम करें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, तो पावर 3/2 होकर के बाहर कितना आएगा एक्स क्यूब, और अंदर क्या बचेगा 1 + r² / x², और उसको ऊपर लिया है 1 + r² / पावर -3/2 हो जाएगी। अब ये बाइनोमियल लगा दो इसमें, क्योंकि r जो है बहुत छोटा है x से, तो r/x 1 से बहुत छोटा होगा, और ये तभी तो लगता है बाइनोमियल जब x 1 से बहुत छोटा हो, क्यों, तो ये वाली टर्म 1 से बहुत छोटी है ना, तो बाइनोमियल लग जाएगा। क्या आएगा, देखो, अच्छा ये x कट गया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले लो, 1 माइनस ये बच गया 1, ये पावर नीचे आ जाएगी 3/2 r²/x²। अब ये 1 से 1 भी कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या बच गया फाइनली 3kq r²/x⁴। मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। देखो क्या है, 3kq r²/x⁴, सही तो है। 3k को 1/4 लिख दो, हाँ तो सेम ही तो आंसर है। ऐसे करेंगे इसको। तो जब भी कोई अप्रोक्सीमेशन से अगर जीरो आ रहा है तो हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेशन पे जाना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, बाइनोमियल लेकर के फिर उसमें अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, समझे, डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे, बाइनोमियल करके लगाएंगे। हाँ हाँ हाँ, होगी ना x⁴, तो क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, वैसे तो x⁴ है तो ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो ही है वो, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी मेन में, इसमें बोल दो जिसको डाउट है, क्योंकि इसमें तो मुझे पता नहीं बीच बीच में दिए होंगे ना, जिसको डाउट है वैसे ही बोल दो फटाफट से। जी मेन में एनीवन, एनी डाउट, 44 42, और किसी को कुछ, हाँ 42 में क्वेश्चन में देखो बोल रहे हैं हमसे कि रेशियो ऑफ द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज बॉल टू फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल। ये तो नेट फोर्स तो जीरो ही होगा क्योंकि रेस्ट में पूरा सिस्टम, तो आंसर जीरो होना चाहिए, बट ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब इनका क्वेश्चन गलत है, इसमें हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछना चाह रहे हैं वो। क्वेश्चन का मेंस में कई बार ऐसा होता है, कई बार, एक बार नहीं, क्वेश्चन जो होता है उसकी लैंग्वेज सही नहीं होती है, उसे हमें मोस्ट सॉल्वेबल वे में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें खुद क्वेश्चन समझना पड़ता है। मेंस वाले ये चाहते हैं कि क्वेश्चन भी हम ही समझे और आंसर भी हम ही समझे, है ना, हम कुछ ना करें। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि एक थ्रेड है, उससे 3 बॉल है ऐसे, है ना, ऐसे 3 बॉल है, एक थ्रेड से ऊपर यहां पर बंधी हुई है ना, 1 बॉल 2 बॉल और 3 बॉल। अब ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, अगर कोई सिस्टम रेस्ट में तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है बताओ मुझे, कोई भी सिस्टम अगर रेस्ट में है या तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, क्योंकि नेट फोर्स एम ए होता है, और रेस्ट में तो ए जीरो, तो नेट फोर्स भी, तो फिर तो क्वेश्चन का आंसर जीरो हो गया, खत्म हो गया, बट ऐसा है नहीं। इसका मतलब ये कुछ और पूछना चाह रहे हैं, ये समझना पड़ेगा अपने को। ये हमारा माइंड पहले से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए मेंस के पेपर में कि कुछ गलतियां जरूर मिल सकती हैं। तो इसमें हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछना चाह रहे हैं वो, जैसे कि ये बॉल है, सभी का चार्ज सेम है, क्यू 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 है कि नहीं है। अब किसी भी एक बॉल पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, जैसे ये तो 3D में ऐसे ऊपर थ्रेड है, उससे 3 1 2 3, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है 3 बॉल, और उनको एक थ्रेड ऐसे ऊपर ऐसे बांधा हुआ है, तो वो तीनों बॉल है तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही ना, नहीं है क्या, अरे ये तीनों बॉल है तो एक प्लेन में ही ना। तो अब किसी भी एक बॉल पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछना चाह रहे हैं, वो लिखना भूल गए, है ना, शायद पेपर बनाते बनाते पता नहीं बीच में नाश्ता करने लग गए होंगे, ठीक है, सरकारी काम ऐसे ही होता है। देखो यहाँ पर ये Q है, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा तो वो ऐसे लगेगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके कारण इस पर फोर्स ऐसे लगेगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, लगेगा ना।
तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना आएगा? ये तो एफ एफ सेम ही होंगे ना दोनों, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 60। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये वाला, 60। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? ये एंगल 30 30, तो एफ कॉस 30 एफ कॉस 30 कितना आएगा रिजल्टेंट? ये है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसका रेशियो पूछ रहे हैं किसके साथ? किन्हीं दो बॉल के बीच के फोर्स। तो जैसे इस और इसके बीच का फोर्स क्या होगा? एफ। तो एफ के साथ उसका रेशियो पूछ रहा है। तो क्या गया ये रेशियो? 2 cos 30 कितना गया? √3:1। इसमें फोर्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो अब नेक्स्ट 44 के बाद और कुछ जी एडवांस में बताएं। कौन सा क्वेश्चन? 20 बताना है या हो गया? कौन सा वाला? 27 नहीं हुआ क्या? Square of the angular frequency of a small oscillation is given by हाँ 2 beads glued to the hoop at some point. Hoop मतलब ring. Equilibrium position along the hoop. देखो इसमें क्या करेंगे कि ऐसे बोल रहे हैं कि एक हुप है मतलब रिंग है, और उसके एक पॉइंट पर इन्होंने क्यू चार्ज को चिपका दिया है, मतलब वो चल नहीं सकता, और दूसरा पार्टिकल क्यू है वो इक्विलिब्रियम के अबाउट एस्केलेट कर रहा है, उसका ओमेगा बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। अब ओमेगा तब मिलेगा जब हम इसका टाइम पीरियड निकाल लें, है ना। टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। तो हमें एसएचएम के फॉर्मेट में नेट फोर्स लिखना पड़ेगा के एक्स, उससे के मिल जाएगा और ओमेगा हो जाएगा √k/m। अब देखो पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी ये समझो। अगर ये यहाँ पे चिपका है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वर्टिकल में नहीं है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल में है, तो ग्रेविटी का कोई रोल आएगा क्या? नहीं। तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगी? दूसरे वाले की जस्ट अपोजिट होगी, यहाँ पर क्यू चार्ज और एम मास है ना, और वो इस रिंग के अलोंग स्लाइड कर सकता है, इस रिंग पर वो लाइक बीड हो गया, वो समझो बीड मोती की तरह है ना, वो इस पे स्लाइड। तो अभी ये इक्विलिब्रियम है। क्यों है इक्विलिब्रियम? क्योंकि इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा और ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इसे इक्विलिब्रियम से ऑस्किलेट करा दें, ऑस्किलेट कैसे कराएंगे? थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो ये करने लगेगा एसएचएम। इसमें लिखा है स्मॉल ऑस्किलेशन की नहीं लिखा है? लिखा है ना स्मॉल, स्मॉल लिखा है, यस स्मॉल लिखा है। तो हम चाहे तो इसको लीनियर भी मान सकते हैं। छोट पेंडुलम पढ़ा था ना अपन ने सिंपल, उसमें छोटा सा अगर ऑस्किलेशन है तो उसको लीनियर नहीं मान सकते क्या? हाँ, तो दोनों ही तरह से कर सकते हैं इसको। तो अपन इसको कैसे करें फिर? चलो लीनियर से कर देते। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, यहां से यहां ले आया, थोड़ा सा इधर, हल्का सा, थोड़ा सा इधर थीटा एंगल उधर ले गया, ठीक है, ये हटाओ यहां से, इधर एक्स डिस्टेंस। अब इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा ये मुझे देखना है। देखो इस पर क्यू चार्ज पर इस वाले क्यू के कारण लगेगा एक तो फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एफ, हॉरिजॉन्टल में है तो ग्रेविटी तो नॉर्मल से कट जाएगी। अब इस एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा, या एंगुलर से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंगुलर से करोगे तो नेट टॉर्क लिखना पड़ेगा सेंटर के अबाउट, क्योंकि ऑस्किलेट करेगा किस पॉइंट के अबाउट करेगा? सेंटर। चलो टॉर्क से ही कर लेते हैं, दोनों से बता दूंगा, डोंट वरी। पहले टॉर्क बता देता हूं। टॉर्क क्या होगा इसके ऊपर? सेंटर के अबाउट। टॉर्क क्या होता है किसी भी फोर्स का? एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, या फिर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो अपन एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है? पहली बात तो रेडियस के बराबर। अब एफ परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये ना आर डिस्टेंस। तो ये एंगल कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। देखो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल अगर थीटा है
तो ये कितना होगा, कोई भी आर्क सेंटर पे डबल एंगल सबटेंड करता है सरकमफ्रेंस। जैसे कोई भी आर्क है, ये जो है एंगल अगर मैं बनाऊं यहां पर, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा पता है ये वाली प्रॉपर्टी की नहीं, डबल होता है ना किसी भी आर्क का सेंटर पे एंगल रिम के बजाय। तो अगर ये सेंटर पे थीटा तो ये कितना होगा, तो ये भी कितना होगा फिर, क्योंकि ये दोनों रेडियस बराबर है तो आमने सामने के एंगल क्या होंगे, अगर ये थीटा बाई 2 तो ये वाला भी, तो एफ का इधर तो आएगा एफ कॉस थीटा बाई 2, और परपेंडिकुलर टू आर कितना आएगा, एफ साइन, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, तो परपेंडिकुलर आएगा एफ साइन थीटा बाई 2 इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ सेंटर से इसकी डिस्टेंस पार्टिकल की बीड की, कैपिटल आर। अब एफ कितना होगा, लेकिन एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज के कारण इस पर। तो देखो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये जो चार्ज है क्यू और ये चार्ज क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये एंगल है थीटा बाई 2, ये एंगल है थीटा बाई 2, ये है रेडियस आर, ये है रेडियस आर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, आर कॉस थीटा बाई 2 आर कॉस थीटा बाई 2 कितनी हो गई। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा एफ, वो कितना लग रहा होगा, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, यही होगा कि नहीं होगा। चलो इस फोर्स को यहाँ पुट कर दो इसमें, तो नेट टॉर्क क्या आ गया, अबाउट ओ, ओके सेंटर, सेंटर ओ नहीं सेंटर, कितना आ गया नेट टॉर्क, एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन नीचे में 4r स्क्वायर। अच्छा थीटा बहुत छोटा है स्मॉल, तो कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा बाई 2 को भी 1 लिख सकते हैं क्या, तो इसको तो 1 लिख दिया मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और क्या बचा बस एफ की वैल्यू। आगे क्या है साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 को क्या थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, इनटू में क्या है फिर आगे आर, एक आर कट गया, क्या आ गया ये टॉर्क के क्यू स्क्वायर अपॉन 8r। क्या ये टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया क्या, आ गया क्या, बस हो गया एसएचएम। तो ये सी हो गया और ये सी हो गया, तो ओमेगा क्या होता है एंगुलर एसएचएम में, लीनियर में होता है के बाई एम, एंगुलर में क्या होता है सी बाई आई। सी की वैल्यू के क्यू स्क्वायर 8r, आई क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का सेंटर के अबाउट, पार्टिकल है तो एम आर स्क्वायर होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो इसका ओमेगा का स्क्वायर पूछ रहे थे हमसे, क्या यही आंसर है क्या, देखो तो 8mr3, क्या आंसर है इसका, हाँ क्या, के की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो गया, तो इसमें इतना तो कर लो तो क्या हो गया, 1/4, तो 8 इंटू 4 32, ऐसा देखो आंसर है क्या, क्यू स्क्वायर बाई 32, हाँ यही है ना। अगर इसको लीनियर एसएचएम से करते तो कैसे करते वो भी बता देता हूं। देखो यहां पर हमने टॉर्क लिखा, क्या लिखा हमने टॉर्क, लीनियर में क्या लिखते हैं नेट फोर्स लिखते हैं। तो अगर लीनियर से करना होता तो मैं टॉर्क नहीं लिखता, क्या लिखता, कहां लिखूं, इधर लिख दो, इतनी सी जगह में आ जाएगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मीन पोजीशन की तरफ, ये फोर्स है, ये मीन पोजीशन है इसकी, तो मीन पोजीशन की तरफ क्या फोर्स आ रहा है, एफ साइन थीटा बाई 2, और एफ की वैल्यू क्या हुई के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, कोस को तो 1 लिख दिया स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2, और थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं कि ये डिस्टेंस x अपॉन r, अरे ये डिस्टेंस x है ये r है, तो थीटा को क्या x बाई r लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, थीटा को आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो क्या ये x के प्रोपोर्शनल आ गया फोर्स, तो ये हो गया अपना F इक्वल टू के एक्स, और ये K मिल गया, तो ओमेगा क्या होगा रूट K बाई एम। तो देखो M से डिवाइड करो, क्या सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो ओमेगा वहां आ रहा है वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो के क्यू स्क्वायर बाई 8m r³ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम लीनियर से भी कर सकते थे। अब लीनियर वाला तो ज्यादा आसान है, बिल्कुल है, अब कौन सा क्लिक करता है दिमाग में उस पर डिपेंड करता है। आसान से मतलब ज्यादा नहीं होता, मतलब होता है कि हमारे को कौन सा क्लिक कर गया उस समय, क्योंकि पहले से कोई क्वेश्चन हमने किया तो नहीं है कि जो हम पहले से बता दें। देखो बाद में क्या होता है कि जब कोई पेपर हो जाता है ना एडवांस का, जब उसका एनालिसिस होता है तो बोलते हैं कि इसको ऐसे कर लेते, इसको इस मेथड से कर लेते, वो बोलना आसान होता है,
कोई भी बोल सकता है कि इसको ऐसे कर लेते हैं, लेकिन जब वो करने की बारी आती है, मैं मतलब सबकी बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, स्टूडेंट हो चाहे टीचर्स क्यों ना हो, क्योंकि टीचर भी तो कभी स्टूडेंट रहे होंगे ना, नहीं, जब 3 सब्जेक्ट करने होते हैं 1-1 घंटे के अंदर, वो भी तब उस समय ऐसा नहीं सोच पाते इतना, मतलब कि प्रेशर के कारण, कि हम हर जो है डायरेक्शन में मल्टी डायरेक्शनल, प्रैक्टिस जितनी होगी उतना हम बेटर कर पाएंगे, इसलिए हम ज्यादा प्रैक्टिस पे जोड़ देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रही रहे हमारी पहले से, तो हम क्वेश्चंस को फटाफट रिलेट कर लें कि अच्छा ये ऐसे होगा, है ना, नहीं तो नया सोचना फिर उस समय थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं होता। हाँ, नेक्स्ट, बस चले आगे बढ़ते हैं। आज कल हमने क्या किया था बताओ जल्दी, क्वेश्चन दिया था तो कर लिया होगा वो, हाँ, किस किसने कर लिया? क्या आंसर आया, कौन बताएगा? चलो मैं लिखता हूँ, देखना अपना सही है गलत है। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया था कि एक वायर है, कितनी लेंथ का, एल, और उसको बेंड किया गया है किसमें, रेगुलर पॉलीगन, कितने साइड का रेगुलर पॉलीगन है, एन साइड्स का, और उसमें हमें बताना था कि उसके किसी एक साइड के कारण उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, अब एन साइड कितनी है हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकती है एन साइड, जैसे मान लो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5, कितनी भी हो सकती है एंड सो ऑन, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। अब इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा कहीं यहाँ पर, लेट से कहीं तो होगा इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, जैसे हेक्सागन है तो उसका वहां होगा, ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है। तो किसी एक साइड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, जैसे ये वाली साइड के कारण बता देते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी साइड होंगी अलग अलग। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो एक साइड होगी वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी टोटल, ये कितना एंगल सबटेंड करेगी, 2 पाई बाई है, जैसे ट्रायंगल होता है तो उसकी एक साइड कितना एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर, ये है सेंटर ट्रायंगल का, तो कितना एंगल सबटेंड करती है, 120 करती है ना, 120, 360/3, स्क्वायर की एक साइड कितना एंगल सबटेंड करती है, ये 90 होता है ना, ये सारे 360/4, पेंटागन की 360/5, हेक्सागन की 360/6, तो ऐसे एन साइड्स की 360/n, 2 पाई बाई n, बोलो यस और नो। अब अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है, एक तो होता है पैरेलल कंपोनेंट और एक होता है परपेंडिकुलर, यहाँ कौन सा कंपोनेंट आने वाला है, पैरेलल या परपेंडिकुलर या दोनों, परपेंडिकुलर, वाई, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पर हम, अच्छा इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें आर, तो ये दोनों एंगल कितने कितने होंगे, तो दोनों साइड के एंगल अगर सेम हो गए, θ1 θ2 सेम है, तो पैरेलल कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, 0, cos θ1 माइनस cos θ2 0 हो जाएगा ना, बचेगा कौन सा, सिर्फ परपेंडिकुलर, और बच्चों परपेंडिकुलर का होता है k लैम्डा बाई आर साइन θ1, जो कि पाई बाई एन हो गया, अरे इसके एक साइड को जो मिलाने वाली लाइन है परपेंडिकुलर से पाई बाई एन, दूसरी वाली साइड को एंड को मिलाने वाली लाइन का भी एंगल परपेंडिकुलर से पाई बाई एन, तो ये साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन, बोलो यही होगा क्या, और यही होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट तो क्या हो गया, 0, और हमें एक साइड का ही निकालना था, सबका नहीं निकालना था, सबका तो 0 ही हो जाता, यही एक साइड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें आर कितना है बस ये लिख दो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आर की वैल्यू, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आर की वैल्यू क्या होगी, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये वाली डिस्टेंस आर कितनी होगी, ये वाली, बताओ,
√3/2 हाउ? डिपेंड करता है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड आंसर। अब वो डिपेंड करता है ना, एग्जाम में भी रिजल्ट बोलेंगे डिपेंड करता है। अगर तो उसमें वैल्यू दी है उसको निकालेंगे तो सही, क्या आएगी? देखो ये इसकी लेंथ कितनी होगी एक साइड की, मेरे को आर चाहिए, ये आर है ना, ये वाली डिस्टेंस चाहिए आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। ये वाली साइड कितनी होगी ये वाली वायर की पूरी की? L/N। अरे भाई एल, वायर को एल लेंथ को एन साइड में बेंड किया है, तो एक की लेंथ कितनी होगी? L/। अब मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल कितना है? π/n। तो ये वाली साइड कितनी होगी? ये वाली L/2n हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना। तो ये वाला जो ट्रायंगल बन गया, इसमें अगर मैं टेन थीटा लिख दूं, मतलब टेन π/n इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, कितना हो गया परपेंडिकुलर? L/2n अपॉन बेस आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? L/2n अपॉन टेन π/n, या उसको ऊपर लिया हो तो कॉट π/n हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसको हम यहाँ पुट कर दें इसमें इधर, तो क्या आएगा? आर की जगह पर, यहाँ पर आर की जगह पर इसको पुट कर दें, किसको? L/2n, 2n आ जाएगा ऊपर, और यहाँ नीचे कॉट π/n, कॉट π/n, और इधर में 2 साइन π/n, और कॉट को कॉस अपॉन साइन, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे कॉस। ऐसे ही छोड़ दो, ये भी सही है। किसका आ गया सही आंसर? 2/4 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो आगे। तो ये है इसका आंसर। एनी डाउट्स, एनी इशू? ठीक है, ऐसे ही छोड़ दे, क्या हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आज भी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसी के, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही। उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स एंड गॉस लॉ। हाँ, बता दो। सम मोर क्वेश्चंस लिखो। There is a disk of inner radius r1 and outer radius r2। मतलब डिस्क में से कुछ पार्ट अंदर से कट करके निकाल दिया गया है, r1 रेडियस की डिस्क कट करके निकाल दी गई है। तो बची हुई डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा p पॉइंट पर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिमेनिंग डिस्क एट पॉइंट p। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग डिस्क at point P।
पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पूरी डिस्क का तो अपने को पता है कितना होता है। अब ये जो डिस्क है इसको एन्युलर डिस्क बोलते हैं, एन्युलर डिस्क, है ना। कुछ पार्ट कट कर दिया गया है इसका, बची हुई डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है अपन से। सो ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। क्या करना होता है इसमें? प्लस सिग्मा, हाँ, जैसे सेंटर ऑफ मास में भी करते थे कि एक डिस्क में से कुछ काट दिया है तो बच्चे का सेंटर ऑफ मास बताओ, याद है कुछ ऐसा करते थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कुछ काट दिया तो बचे हुए का बताओ, तो टोटल में से जो काट दिया उसका माइनस कर दो। बट वो तो स्केलर होता था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, बस इसका ध्यान रखना है। इसलिए हम इसको ऐसे बोलेंगे, ज्यादा बेटर ये होगा कि हम इसको ऐसे बोलें कि ये जो मैंने कट किया है ना, इसको पूरे को वापस से भर दो। देखो डेंसिटी जो है इसकी सिग्मा दी हुई है क्वेश्चन में, जब हम कट कर देंगे कुछ पार्ट तो डेंसिटी चेंज होगी क्या बची हुई डिस्क की? डेंसिटी थोड़ी चेंज होगी, डेंसिटी तो पर यूनिट एरिया का चार्ट वो तो सेम ही रहेगी ना। तो बच्चों यहां पर हमने बीच में जो कट किया ना उसको वापस से भर दिया, वापस से क्या कर दिया, भर दिया। कितने चार्ज डेंसिटी से? सिग्मा। मतलब क्या करो, ये जो जो ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा से भर दो। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा तो क्या हो गया? जीरो। यानी हमने क्वेश्चन में कोई चेंज किया नहीं किया, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि वो प्लस सिग्मा और बचा हुआ सिग्मा मिलके पूरी डिस्क बन गई, प्लस हमारे पास एक छोटी डिस्क और बच गई। ये कितने डेंसिटी की बच गई? यानी क्या हम कह सकते हैं इन दोनों को वापस ओवरलैप कर दें, तो हम कह सकते हैं क्या दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। इफ वी ऐड दीज प्लस माइनस, वापस से यहां पर केवी बन जाएगी, ब्लैंक केविटी बन जाएगी वापस से, खाली जगह। अरे यस और नो? बस। सो नाउ वी हैव टू डिस्क, सो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी? तो इसके कारण निकाल लो और इसके कारण निकाल लो, रिजल्टेंट ले लो। तो इस वाली के कारण कितना आएगा पी पॉइंट पर? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर आर टू स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पर वो तो ऐसे आएगा, पॉजिटिव वाली डिस्क के कारण, और नेगेटिव वाली के कारण किधर आएगा? खुद की तरफ आएगा। तो रिजल्टेंट में क्या आएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करें कि ऐड करें? सब्ट्रैक्ट। और माइनस वाली का कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस, अरे बोलो, ये आर वन रेडियस की डिस्क है ना छोटी वाली, और बड़ी वाली कितने रेडियस की है? आर टू। बस यही आंसर है, यही आंसर है। वन वन कट गया, कॉमन आकर के एक्स भी कॉमन आ जाएगा। दैट्स द आंसर, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हाँ, लिमिट चेंज करके भी कर सकते हो। जो हमने किया था इंटीग्रेशन डिस्क वाला, उसमें लिमिट 0 से आर की जगह R1 से R2 कर दो, उससे भी अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये बस जस्ट आइडिया देने के लिए किया है क्योंकि ऐसा काम आगे हम कई बार और करने वाले हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनफाइनाइट लाइन चार्ज के ऊपर एक पार्टिकल है क्यू चार्ज और एम मास का, वो हवा में रेस्ट में है ऊपर, ऐसे इसके ऊपर हवा में रेस्ट में है। क्यों है रेस्ट में? क्योंकि इसका जो एम जी किससे बैलेंस हो रहा होगा अगर वो रेस्ट में है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमें बताना है कि अगर इसे वर्टिकल में स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो इसका टाइम पीरियड ऑफ मोशन क्या होगा? क्वेश्चन लिख लो। इनिशियली पार्टिकल इज इन द इक्विलिब्रियम, इज एट रेस्ट इन द इक्विलिब्रियम। इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट इन द इक्विलिब्रियम। Initially particle is at rest in the equilibrium.
if it is slightly displaced, slightly along vertical and released, if it is slightly displaced along vertical and released, if it is slightly displaced along vertical and released, find its time period of motion. Find its time period of motion. हो जाएगा, ये क्वेश्चन कर सकते हैं? हो गया क्या? हाँ इजी है, तो चलो इसको करना, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको कल कर बताना आराम से, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, two infinite line charts, two infinite line charts having charge density lambda 1 and lambda 2, two infinite line charts having charge density lambda 1 and lambda 2, two infinite line charts having charge density lambda 1 and lambda 2 are perpendicular to each other, are placed perpendicular to each other, and distance between them is d, and distance between them is d, are placed perpendicular to each other and distance between them is d. Find force exerted by one wire on the another wire. Find force exerted by one wire on the another wire. Are placed perpendicular to each other and distance between them is d. Find force exerted by one wire on the another wire. पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रखे हुए कैसे हो, परपेंडिकुलर भी हैं और एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर भी है। कैसे रखे हैं बताओ? कैसे रखे होंगे बताओ? 3D में कैसे रखे होंगे? ऐसे पेन से बताओ। यस, स्क्यू, इसको बोलते हैं स्क्यू टू ईच अदर। क्या बोलते हैं? स्क्यू, जो मतलब परपेंडिकुलर एंगल पे भी हो दो लाइन एक दूसरे से और एक दूसरे को कट भी ना करे, स्क्यू लाइंस बोलते हैं उनको। मतलब जैसे ये दो लाइन है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है ऐसे, और डी डिस्टेंस पर है, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये डी है। अब आप कहोगे ऐसे डिस्टेंस तो हर पॉइंट की हर पॉइंट से अलग होगी, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस जब बोली जाती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। इस तरह से रखें, देखो इस तरह से, एक ही प्लेन में हो सकता है कि ये अगर ये है और इसी प्लेन में रखे तो कट कर जाएगा, तो ये ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, परपेंडिकुलर है इसके ऐसे, देखो परपेंडिकुलर है ना, और डी डिस्टेंस पर अगर एक वायर ऐसे रखा है वाई डायरेक्शन के अलोंग, तो एक जेड के अलोंग है ऐसे थोड़ा दूर ऐसे रखा है ऐसे, समझे? अगर इसी प्लेन में रख देंगे परपेंडिकुलर तो उसी पे पास हो गया, तो उनके बीच की डिस्टेंस तो क्या हो गई? 0। तो वो थोड़ा साइड में ऐसे रखा है ऐसे, या फिर ऐसे रख दो बाहर की तरफ ऐसे। समझ में आया कैसे रखें? पहले तो सिस्टम, पहले तो क्वेश्चन समझो रखा कैसे है, सोल्व तो बाद में होगा। समझ में आया? ऐसे 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 रखेंगे तो टच कर जाएगा, थोड़ा दूर है ऐसे, लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे, ये वाली डिस्टेंस डी है। चलो अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। करें इस क्वेश्चन को। फिर मैं बताता हूं।
क्या इसमें डायरेक्ट फोर्स निकाल सकते हैं क्या, पहले तो ये बताओ। ये एलिमेंट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बताओ जल्दी। हाँ सोचो 2 मिनट के लिए, क्या अप्रोच हम अपना सकते हैं। देखो ये चीज हमको थोड़ी सीखनी पड़ेगी अब। ये कल की क्लास में परसों जो हमने डेरिवेशन किए थे, इनको वापस किए कि नहीं किए सबने जाकर के। हाँ, किस प्रकार से हम ले रहे हैं, और ये बहुत आसान होता है, ये यकीन रखें। अब ये अप्रोच हम एक बार सीख गए, इसको अप्लाई करना, तो हम हर तरह के क्वेश्चन कर लेंगे फिर। करो, थोड़ा सोचो इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा ये तो इसमें पक्का है कि एलिमेंट लेके करना पड़ेगा, यस और नो। डायरेक्ट कूलम लो या क्यूई ऐसे लगेगा क्या? क्यूई ऐसे तो नहीं लग सकते ना हम, क्यूई क्योंकि क्यू तो पार्टिकल होता है, और कूलम लो तो लगेगा नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लेकर के ही करना पड़ेगा। तो एक वायर के कारण दूसरे पर निकालना है। अब दूसरा भी वायर ही है, अगर दूसरा पॉइंट चार्ज होता तो क्यू ही कर देते फटाक से, तुरंत हो जाता। लेकिन दूसरा भी वायर है, पहला भी वायर है, और पहले के कारण दूसरे पर फोर्स लिखना है। तो दूसरे में क्या हम छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में ऐसे एलिमेंट कंसीडर कर लें? अरे हाँ या ना, एक डी क्यू ले लें पॉइंट चार्ज, उस पर फोर्स लेंगे डी क्यू ई, जैसे क्यू पर क्यू ई, ऐसे डी क्यू पर डी क्यू ई, और उसको इंटीग्रेट कर दें। ये वाली जो अप्रोच है एलिमेंट वाली, इसके मोटे मोटे तौर पर बताया 3 स्टेप होता है। पहला क्या होता है, एलिमेंट सिलेक्शन। दूसरा क्या होता है, जो भी कर रहे हैं, जैसे फील्ड लिख रहे हैं तो फील्ड लिखना, अभी फोर्स लिख रहे हैं तो फोर्स लिखना, और लास्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो सबसे लास्ट, आखिरी, सबसे लो लेवल का वो है, मतलब स्टेप। वो कोई हमारे काम का नहीं है, वो तो एक मैथ्स वाली चीज है। मेन चीज है हमारे एलिमेंट लेना और उस पर फोर्स लिखना। इतना काम अगर कर लिया तो बाद में पूरा हो जाएगा। कर सकते हैं इसको सॉल्व? तो फिर करके दिखाओ, ऐसे मुंडी हिला रहे हो। कोई बात नहीं, गलत होगा, करो थोड़ा कोशिश। हम्म हम्म इसका आंसर याद नहीं है। डी नहीं आएगा, कट गया। देखते हैं, चेक करते हैं।
चलो देखो इधर करते हैं अपन। एक वायर ऐसे रखा है, दूसरा ऐसे है, उसको ड्रॉ कैसे करें? अगर इसको ऐसे रखा है सामने से देखेंगे तो डॉट जैसा दिखेगा ना, नहीं दिखेगा डॉट जैसा? एक्चुअली वो डॉट नहीं है, वो क्या है? वायर। सामने से देखेंगे वायर को तो डॉट नहीं दिखेगा। कितने डेंसिटी का है ये? लैम्डा वन। और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? डी। तो बच्चों करना तो यही है कि सबसे पहले हमें एक वायर के कारण दूसरे पर एक डीक्यू एलिमेंट लेना है, उस पर डीक्यू ई फोर्स लिखना और उसको इंटीग्रेट करना है। यही करना है ना? देखो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिस्टेंस है डी, तो जैसे इस वाले पर फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है? इस वाले के कारण निकाल ले। तो इसमें एक एलिमेंट लेंगे, तो इसमें वायर में क्या एलिमेंट लेते हैं अपन? वायर कैसे छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं ना, डीएक्स 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 कैसे, ये सुनो। तो एक कोई भी एलिमेंट लेते हैं। एलिमेंट कितना लेते हैं हमेशा? एक दो तीन, एक। बाकी की तो लिमिट लग जाती है। अरे हाँ या ना? तो अपन यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे इस पॉइंट से लेट से एक्स डिस्टेंस पे जाकर के कितने लेंथ का एलिमेंट लें? छोटा सा, ये डीएक्स लेंथ का एलिमेंट हो गया। डीएक्स लेंथ का समझ में आया? इस डीएक्स का चार्ज कितना होगा? डी क्यू। हाँ, चार्ज चार्ज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट मैंने उसमें लिया है लैम्डा टू वाले में। डी क्यू कितना होगा बोलो जल्दी? लैम्डा टू इंटू डी एक्स। अच्छा, ये जो वायर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा उस एलिमेंट के ऊपर? ये वायर ऐसे है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे होता है, तो रेडियली होता है ना, रेडियली अवे, ऐसे बाहर रेडियली निकल रहा है इसमें से। वायर ऐसे है तो इसका फील्ड कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, रेडियली। अरे हाँ या ना? तो ये एलिमेंट इधर है तो इसका एलिमेंट के ऊपर फील्ड इधर जाएगा ना, रेडियली। मतलब इस वायर के कारण इस एलिमेंट पर फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा बताओ? ऐसे, लाइक दिस। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ई। अरे हाँ या ना बोलो जल्दी, आएगा कि नहीं आएगा? तो फोर्स भी इस पर इसी डायरेक्शन में आएगा ना, डी एफ। जिधर ई उधर फोर्स, जिधर ई, सो डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ई वेक्टर। जैसे क्यू ई वैसे डी क्यू ई। इसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूं मैं तो डी क्यू की वैल्यू लैम्डा टू डी एक्स, और ई कितना होगा? ये काम करिए, एंगल थीटा जूम कर लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक? और ये डिस्टेंस डी है तो ये वायर है, ये वायर ऐसे है, वायर से इसकी कितनी डिस्टेंस है? आर। ये डी अपॉन कॉस थीटा हो जाएगी यार, कॉस थीटा डी बाई आर। तो आर की वैल्यू क्या डी अपॉन कॉस थीटा है कि नहीं है बताओ? अरे बोलो तो टू के लैम्डा बाई आर होता है ना किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लैम्डा वन वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर? कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? टू के लैम्डा वन अपॉन आर। आर की वैल्यू डी सेक थीटा लिख सकते हैं। थीटा के टर्म्स में कर रहा हूं मैं इसको, किसके टर्म में कर रहा हूं? या एक्स के टर्म में कर सकते हो। एक्स के टर्म में करोगे तो आर को लिख दो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स। बताओ किसके टर्म्स में करें? थीटा के टर्म्स में करें कि एक्स के टर्म्स में करें? थीटा में कर लेते हैं चलो। अब क्या करें? डीएफ हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है? इंटीग्रेशन, खत्म। लेकिन एलिमेंट का जो फोर्स आया डीएफ, इसको कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करें कि डायरेक्ट इंटीग्रेट करें? कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि जैसे इस एलिमेंट पर फोर्स इधर आया तो ऊपर वाले पर ऊपर जाएगा, नीचे वालों पर नीचे के सभी सेम डायरेक्शन में आएंगे क्या? डीएफ डीएफ नहीं आएंगे ना, तो फिर क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट। एक कंपोनेंट तो किधर होगा डीएफ का? एक कंपोनेंट तो बताओ किधर होगा इस डीएफ का? परपेंडिकुलर टू वायर होगा। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी एक होगा पैरेलल और एक होगा परपेंडिकुलर। कौन से वाले को इंटीग्रेट करना चाहिए या दोनों को करना चाहिए? परपेंडिकुलर वाले को। पैरेलल वाले को क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसका सम आने वाला है जीरो। क्योंकि जैसे यहां ऊपर आएगा पैरेलल वाला, ऐसी नीचे भी सेम इसी का भाई एक इधर होगा, उस पर भी ऐसे डीएफ आएगा, उसका भी कंपोनेंट पैरेलल वाला नीचे आएगा, तो वो ऊपर ये नीचे एक दूसरे को क्या कर देंगे? अरे बोलो तो समझदारी इसी में है कि हम कौन सा कंपोनेंट ले हैं? परपेंडिकुलर टू वायर। तो क्या आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट डीएफ का? जल्दी से बोलो, डीएफ इंटू कॉस थीटा। और नेट फोर्स निकालने के लिए इसको क्या कर दे? इंटीग्रेट।
डीएफ को क्या कर दे, इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएफ कॉस थीटा। डीएफ की वैल्यू ये रखी, यहां से उठाओ डीएफ की वैल्यू, क्या आएगी डीएफ की वैल्यू, यहां से ये रही 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 dx अपॉन में नीचे में डी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा और सेक थीटा ऊपर जाए कॉस स्क्वायर हो गया, लेकिन दो वेरिएबल है अभी भी, थीटा और एक्स, तो एक्स हटाना पड़ेगा, एक्स हटाना पड़ेगा। कैसे हटाए एक्स, कैसे हटाए, दो वेरिएबल नहीं हो सकते ना, हम थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं। देखो उस ट्रायंगल में देखो टेन थीटा एक्स बाई डी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टेन थीटा, होगी कि नहीं होगी। अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा डी एक्स बाई डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा, तो डीएक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, डी सेक स्क्वायर, इसको यहां पुट कर देंगे इसमें, बोलो सो व्हाट विल बी एफ परपेंडिकुलर। देखो कांस्टेंट चीजें बाहर उठा के फेंको, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 और नीचे डी, अंदर क्या बच गया कॉस थीटा और नीचे सेक थीटा, तो ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा बच गया ना, और डीएक्स की जगह पर आएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी थीटा, और सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 1, डी से डी कट गया, क्या बच गया 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2, इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचा डी थीटा, और थीटा की लिमिट कहां से कहां लगेगी, थीटा देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर जीरो से कहां तक जाएगा 90, और जीरो से नीचे माइनस 90 जाएगा ना 90 इनफाइनाइट, तो ओवरऑल थीटा की लिमिट कहां से कहां लगेगी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट लगाओ थीटा में, पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, क्या बनेगा पाई, तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आएगा है, इधर लिख देता हूं मैं, उधर जगह नहीं है, तो नेट फोर्स आ गया 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू पाई, दैट्स द आंसर। देखो बहुत आसान है, मेरी बात पे यकीन करो, प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे ना अपन, तो फिर चीजें ऐसे हो जाती है भाई, जो हमने कल की क्लास में किए थे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव, देखो ज्यादातर जो है हमने किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव, वो अपन ने वापस किए कि नहीं किए, जिन बच्चों ने पहली बार कर रहे हैं ये काम, उनको तो जरूर करना चाहिए, दो बार हमको जरूर करना चाहिए, दो बार कम से कम, जितने भी हमने ड्राइव किए, और सब प्रैक्टिस की बात होती है, देखो कोई भी चीज और कुछ नहीं होता है। जैसे स्टार्टिंग में साइकिल चलाना भी हमें बहुत मुश्किल लगता है ना, लेकिन प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हम ऐसे हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं, ऐसे ही होता है, कोई भी चीज होती है शुरू में मुश्किल होती है, और है नहीं, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उनको लगती है जनरली। हाँ क्या कंसिडर कर ले, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कर सकते हैं, तो फिर उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का सिर्फ सेंटर पे पता है, उसके एक्सेस का तो पता नहीं है ना, हाफ रिंग का, और वायर तो पूरे उसके एक्सेस पर होगा, तो या तो पहले वो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एक्सेस पर, तो वो एक अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बन गया, और फिर करना तो उसमें भी एलिमेंट लेके ही करना पड़ेगा। वो है इसका फाइनल आंसर, के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर 2 पाई नीचे 4 पाई, तो याद आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन, डी पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या एक्स वाले से भी करें, एक्स वाले से कैसे होगा, cos थीटा की जगह पर लिखेंगे एक्स अपॉन आर, सब्सटीट्यूशन मेथड लगेगा उसमें, आर की वैल्यू होगी रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद नीचे में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, ऊपर शायद एक्स आएगा, सब्सटीट्यूशन मेथड से हो जाएगा। देखो लिख के हो जाएगा, बहुत ही आसान है, कि मैं ही बताऊं लिख के, बताऊंगे मैं ये, बताता हूं, इसको मिटा दो, लिखो
यहाँ पर, यहाँ ये कैसा है? कहाँ पे कॉस स्क्वायर? ये वाला, ये देखो ऊपर कॉस थीटा नीचे सेक थीटा, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बनेगा? कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा। बताऊं? बोलो तो। हम्म अगर जैसे बोल रहे सर इसको मैं एक्स में करते तो वो भी बता देता हूँ चलो। तो देखो, उसमें भी करना तो यही, पहला स्टेप एलिमेंट, दूसरा स्टेप डी क्यू ई, डी क्यू की वैल्यू वही लेमडा टू डी एक्स, और ई की वैल्यू वही टू के लेमडा वन अपॉन आर। अब आर की वैल्यू जो होगी मैं एक्स के टर्म में लिखूंगा इस बार। तो आर की वैल्यू एक्स के टर्म में क्या आएगी? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मैं फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखूंगा वायर के, तो वो आ जाएगा कितना? डी एफ इंटू कॉस थीटा। तो नेट परपेंडिकुलर फोर्स कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ परपेंडिकुलर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा। डी एफ की वैल्यू टू के लेमडा वन लेमडा टू डी एक्स, नीचे में रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और कॉस थीटा भी आएगा। कॉस थीटा कितना आएगा यहाँ पर ट्रायंगल में देख करके? डी अपॉन आर आएगा। क्या आएगा कॉस थीटा? डी अपॉन आर, और आर की वैल्यू क्या है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी। ये कॉस थीटा आ गया। अब ये वाला इंटीग्रेशन वो है 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स बाई ये वाला, ये मैथ्स में भी पढ़ोगे आगे चल के। इसका फॉर्मूला जो होता है ये वाले इंटीग्रेशन का, ये कांस्टेंट तो बाहर हो गया, टू के लेमडा वन लेमडा टू बाहर हो गया, डी भी बाहर हो गया, अंदर में क्या बच गया? डी एक्स अपॉन, ये रूट और रूट हट गया दोनों, डी स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये मैथ्स में आगे चल के अपन पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है ये, है ना? याद करना ही होगा, मैथ्स में भी जाकर के याद करोगे ही करोगे, चाहो तो भी याद कर लो। ये इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन टेन इनवर्स, पहले भी बताया गया कभी? कब? ऐसा चैम में आया था, ये आया था ऐसा? हाँ, नहीं वो तो साइन इनवर्स वाला था, ये वाला नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। तो हम इस वाले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, डी की ए की जगह पर यहाँ डी है, तो ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, तो क्या फोर्स आ जाएगा? यह जाएगा टू के लेमडा वन लेमडा टू डी, 1 अपॉन ए की जगह पर यहाँ क्या है? डी, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। लिमिट, लिमिट क्या लगेगी इस बार एक्स की? एक्स की लिमिट लगेगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और देखो डी से डी कट गया, टू के लेमडा वन लेमडा टू, टेन इनवर्स एक्स की जगह इंफिनिटी, एक्स बाई डी, डी सॉरी, तो टेन इनवर्स इंफिनिटी बाई डी इंफिनिटी, माइनस टेन इनवर्स माइनस, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो टेन इनवर्स प्लस इंफिनिटी, यही हो जाएगा। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और टेन इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है? टेन इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है? पाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू, ये भी पाई बाई टू, तो कितना हो गया ये? पाई। तो कितना आ गया ये? टू के लेमडा वन लेमडा टू पाई। आया सेम आंसर? ऐसे करेंगे। ये अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि ये सब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या है ना? अभी जब पढ़ लोगे जब बहुत आसान हो जाएगा, है ना? ये फॉर्मूले आते नहीं है इसलिए ये मुश्किल लग सकता है। बाकी प्रोसेस जो है, ये तो ये वाला पार्ट तो बाद का है, इसको छोड़ो। इससे पहले वाला ये है अपना मेन फिजिक्स, यहाँ तक, यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को? ये बताओ। नहीं, ये आगे इंटीग्रेशन को छोड़ो अभी, उस पर इतना ज्यादा टेंशन नहीं ले। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे।
हटा दो ना तो। क्या हो गया? वन लास्ट क्वेश्चन. नो. इस क्वेश्चन में कोई बात हो तो बताओ जल्दी. समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन कैसे किया है? अरे कुछ तो जवाब दें. चलो अगला क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट. वी हैव इनफाइनाइट शीट. शीट समझते हैं? शीट. शीट पेपर. पेपर, एक पेपर, प्लेन थिन पेपर. Infinite sheet, infinite length, but width is finite. Width is W. Infinite charge sheet with uniform charge density sigma. Infinite charge sheet. Length is infinite, but width is finite, W width. And it has uniform charge distributed with charge density sigma. So, पूछा गया है electric field at point here, one point here, point P1. A, 0, 0. This is x-axis और ये y एक्सिस. y एक्सिस इसके मिडिल में से पास हो रहा है, शीट के बीच में से, बिल्कुल बीच में से. तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1. P1 which is outside the sheet at A, 0, 0. Electric field at point P1. किसकी लेंथ? हाँ क्या चौड़ाई दिया ना? W लिखा ना? W. width is, खड़े हो तुम वहां से सारे के सारे, चारों खड़े हो जाओ. चारों खड़े हो फटाफट. यू. हाँ पीछे 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 पीछे. हाँ तुम बैठ जाइए तो बैठ जाओ. हाँ तुम तीनों, अरे कहाँ बैठ रहा है भाई? तुम तीनों पीछे जाओ. पीछे उस वाली बेंच पे. बाकी देखिए क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन जल्दी फटाफट. क्या? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1. पॉइंट P1. अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहने वाली है. देखो क्वेश्चन को
करना इतनी बड़ी बात नहीं है, पहले उसकी अप्रोच समझना ज्यादा बड़ी बात है। क्या अप्रोच रखेंगे इसमें अपन, कैसे करेंगे, पहले उसको सोचो। सॉल्व करने से पहले माइंड में उसका अप्रोच बन जाना चाहिए कि क्या करेंगे। क्या करेंगे इसमें सबसे पहले तो, हाँ, इनफाइनाइट लेंथ की वायर स्ट्रिप लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि डायरेक्ट तो इसका कोई से स्टैंडर्ड रिजल्ट तो होता नहीं है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़ी होता है इसका। तो ऑब्वियस ही बात है, जब स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको एलिमेंट में तोड़ना होगा, छोटे छोटे में। और ये शीट को किस एलिमेंट में तोड़ सकते हैं अपन? फिर पीछे जाके बैठ गए तुम लोग, है ना। यहां पर इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम कंसिडर करेंगे। बैठ जाओ अब तो। यहां पर छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसको कंसिडर करेंगे अपन। एलिमेंट क्या ले सकते हैं शीट के अंदर, मुझे बताओ। ऑब्वियसली वायर। जैसे मेरे पास एक शीट है, मान लो ये, जैसे ये शीट है, देना शीट। जैसे ये शीट है पतली सी, इसको क्या हम बहुत सारे ऐसे वायर से मिलके नहीं बना मान सकते? एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, चौथा, ऐसे इनफाइनाइट वायर्स होंगे। ऐसे बोलो यस और नो, यही मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा इसमें। और वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने को आता ही है, तो वायर में तोड़ लें इसको। फिर क्या करेंगे? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। और लास्ट स्टेप, इंटीग्रेशन की तो बात ही मत किया करो, वो तो लास्ट स्टेप है। मेन चीज पे ध्यान दो। मेन चीज क्या है? एलिमेंट लेना और उसका इलेक्ट्रिक। बस, क्वेश्चन इज ओवर। चलो, मैं चाहता हूं उसको एक बार खुद से कर लें तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। हो गया? नहीं, करो, ट्राई करो। ये कर लो लास्ट, ठीक है ना, फिर बस। देखो कोई बात नहीं, गलत हो रहा है, बस तरीका हमको समझ में आ गया, सही भी हो जाएगा फिर। हाँ, अच्छा, वायर में तोड़ देते हैं इसको। ऐसे बहुत सारे एलिमेंटल वायर्स लाइक दिस, कुछ डिस्टेंस एक्स पे जाके, एक्स पे कहां से जाए अब? देखो अपनी इच्छा है, यहां से एक्स पे जाके चले जाओ, या यहां से एक्स पे चले जाओ, चाहे ओरिजिन से चले जाओ। बताओ कहां से जाए? चलो ओरिजिन से। तो यहां से एक्स पे जाकर के अपन ने कितने विड्थ का, ये डी एक्स, ये पतली सी एक स्ट्रिप हो गई ना, ये डी एक्स विड्थ की, है ना, पतली स्ट्रिप है डी एक्स, इसलिए उसको वायर ही मानेंगे। क्या मानेंगे? है तो ये स्ट्रिप, बट इसकी विड्थ कितनी है? डी एक्स। डी एक्स इज वेरी थिन, सो व्हाट वी विल अज्यूम इट, वायर। क्या? वायर। डी एक्स विड्थ, डी एक्स विड्थ की स्ट्रिप, दैट इज वायर। सो पहला स्टेप हो गया क्लियर। दूसरे पे चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, ड्यू टू एलिमेंट वायर, ड्यू टू एलिमेंटल वायर। क्या होगा ड्यू टू एलिमेंटल वायर? डी वायर का क्या होता है? 2k λ/r। आर कितनी डिस्टेंस होगी P1 की यहां से? ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? ए, क्योंकि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है? ए, तो वायर से कितनी होगी बोलो? अच्छा, लैम्डा कैसे लिखे, लेकिन इसका हमें तो लैम्डा नहीं दिया, सिग्मा दिया है। कन्वर्ट करना पड़ेगा सिग्मा को लैम्डा में। कैसे करेंगे? जैसे कल भी शायद हमने कुछ ऐसा कन्वर्ट किया था, रो को सिग्मा में, है ना। बिल्कुल। देखो लैम्डा क्या होता है? लैम्डा Q/L होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म है तो Q/L। एंड सिग्मा क्या होता है? Q/A। तो लैम Q को अपन यहां से सिग्मा A लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ ना तो बोलो।
एरिया, एरिया क्या होगा इसका है, लैम्डा की वैल्यू हो गई सिग्मा ए बाई एल। एरिया क्या होगा इस स्ट्रिप का, इसकी लेंथ इनटू विड्थ। आपको तो लेंथ तो इनफाइनाइट है, कोई बात नहीं, इनफाइनाइट ही लिख लो लेंथ को, या एल लिख लो लेंथ को एल, और विड्थ कितनी है इसकी डी एक्स अपॉन एल। तो देखो एल इनफाइनाइट है तो कोई दिक्कत नहीं, एल से एल तो कट ही जा रहा है ना फाइनली, एल इनफाइनाइट होने दो, क्या दिक्कत है। तो लैम्डा क्या आ गया बोलो, सिग्मा इंटू डी एक्स। सो पुट कर दे इसको, सो व्हाट इज डी, सो व्हाट इज डी 2k सिग्मा डी एक्स अपॉन ए माइनस, दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर। और डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन तो पता ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पर परपेंडिकुलर टू वायर ऐसे आएगी। अच्छा दूसरा एलिमेंट ले, यहां 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 सबका इधर ही आएगा कि अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, तो क्या कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करें कि डायरेक्ट करें, बहुत ही बढ़िया, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। लास्ट स्टेप है ये तो फर्जी स्टेप होता है, इसमें 2k सिग्मा बाहर करो। अरे ये तो मैथ्स में पढ़ोगे ना तो बहुत हल्के लगेंगे अभी ये चीजें, प्रैक्टिस कर लोगे ना 50-100 क्वेश्चन की, इससे ज्यादा ही करोगे, कम से कम 300-400 तो करोगे। देखो a माइनस एक्स क्या होगा इसका लिमिट, लिमिट और बता दो बस लास्ट, जीरो से नहीं, देखो जीरो से लेंगे तो जीरो से यहाँ w/2 विड्थ, पीछे जीरो से माइनस w/2, तो पूरा ही लेना है, माइनस w/2 से w/2 2k सिग्मा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला कोई पता है, ln x। देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जैसे e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, लेकिन x की जगह कुछ और आ गया, कुछ लीनियर टर्म ax प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है ax प्लस बी, बस x का कोफिशिएंट उससे क्या कर देते हैं डिवाइड। तो ऐसे ये 1/x की जगह ax प्लस बी आ गया, तो इसका भी ln x ही होगा, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, क्या x का कोफिशिएंट -1, ये a कांस्टेंट, इससे मतलब नहीं है, ये है इसका इंटीग्रेशन, लिमिट -w/2 से -1 तो बाहर आ जाएगा, 2k सिग्मा, लिमिट लगाओ, पहले x की जगह लिखो w/2, फिर माइनस 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 प्लस, अच्छा ln a माइनस ln b को कुछ लिख सकते हैं क्या, ln a बाई b, ये माइनस को भी अंदर ले जाओ ताकि ये ऐसे हो जाएगा, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके फाइनली ऐसे लिख सकते हैं अपन, ln a प्लस w/2 अपॉन a माइनस w/2, दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। समझ में आया। जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं इस तरह के, ठीक है, वो मेरी बात को थोड़ा माने और क्वेश्चंस को 2-2 बार कम से कम करें, कितनी बार, हाँ, जितने भी कल परसों पिछले 3 क्लासेज में जो किया है, और फिर मुझे बताएं कि अब देखो सर हमें बहुत इजी लग रहा है ये, इसी का सेकंड पार्ट अभी करेंगे, 10 मिनट और लेंगे, सेकंड पार्ट। देखो ऐसे करोगे तो खुद का ही नुकसान होगा, इससे चुपचाप रहो, है ना। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का पॉइंट हम चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन यही है, 0 0 एक ही जगह हम पॉइंट ले रहे हैं, a कॉमा 0, नहीं नहीं लिखो सेकंड पार्ट, फिर नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स। क्या हो गया, चलो सेकंड पार्ट इसका होमवर्क में ले लो, 0,0, मतलब कहां पर है ये पॉइंट, 0,0, जेड एक्सिस पर, यहां बाहर इधर, तो 3D में चली गई अब सिचुएशन, ठीक है, करके लाना इसको जरूर, ठीक है। जीरो कॉमा, देखो बोर्ड पे लिखा है सेकंड पॉइंट, 0,0, ए,
मोबाइल हाँ क्या हाँ सुनाई नहीं दे रहा। हम मिड में ही तो मानना है, तो बताया ना मैंने स्टार्टिंग में ही, ओरिजिन मिड में है ये, मतलब ये W/2 है और ये भी W/2 है, मिड में है ये। चलो तो अभी मैं जो है आज सोच रहा हूँ कि इन्हीं को करने के लिए दे देता हूँ, है ना। तो जो आज पढ़ाया उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करना, है ना। और होमवर्क फिर अगली क्लास में देंगे, ठीक है। हाँ, और जिन बच्चों का क्लियर है वो अपना कुछ पुराना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। चलो, जो क्वेश्चन दिए इनको करना ट्राई, और जो अभी तक पढ़ाया उन्हीं को दोबारा रिवाइज करना।